हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू से। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके 3 पार्ट हो चुके थे, जिसमें से हमने आपको विश्व मैप में भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और एक पार्ट में आपको जम्मू कश्मीर, जो कि हाल ही में भारत की यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बारे में बताया था। आज है पार्ट 4। इसी के आगे हम पढ़ेंगे आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी बनी थी हमारी लद्दाख, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी तक आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि जम्मू कश्मीर से हुआ करते थे, अब वो चेंज होके लद्दाख से बनेंगे, क्योंकि अब लद्दाख अब जम्मू कश्मीर के एरिया को भी उसने कवर कर लिया है थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। और ये सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड से बोलना चाहूँगा जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कि हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना फ्रेंड्स? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। और इसी दिन जम्मू कश्मीर भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना था, जो कि पहले एक विशेष राज्य के दर्जे में आता था। जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक विशेष राज्य के दर्जे में आता था, उसको एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और कब बनाया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश की तरह कार्य करना शुरू किया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने। लद्दाख को और किस नाम से जानते हैं? तो लद्दाख को हम छोटा तिब्बत, ऊंचे दर्रों की भूमि या मून लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में वन लाइनर में सिंपल से पूछ दिया जाता है कि ऊंचे दर्रों की भूमि के नाम से भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जाना जाता है? तो लद्दाख। छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है? तो लद्दाख, या फिर मून लैंड लद्दाख को कहा जाता है। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी लेह है, और लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िले हैं। कौन कौन से? लेह तथा कारगिल। ये सिर्फ 2 ज़िले लद्दाख में हैं। तो फ्रेंड्स, एरिया वाइज लद्दाख हमारा सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरी में लद्दाख एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन इसमें सबसे कम ज़िले हैं, सबसे कम ज़िले हैं यूनियन टेरिटरी में, तो वो लद्दाख है। बात करते हैं प्रथम उपराज्यपाल की, तो जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उनमें हमारे उपराज्यपाल होते हैं, जो कि हैं इस समय राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, 97,776 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है हमारा लद्दाख। और किन पड़ोसी देशों के साथ ये सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। ये 3 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ लद्दाख सीमा साझा करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेन कॉपी लेकर इन सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको दोबारा रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। देखते हैं आगे। तो ये फ्रेंड मैप है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है हमारा, तो ये लद्दाख का मैप है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा लद्दाख है, जिसमें से पहले इतना हिस्सा ये जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। ये जो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है येलो कलर में, जम्मू कश्मीर का इतना हिस्सा ही हुआ करता था। लद्दाख, इसमें ये इतना हिस्सा ये लद्दाख का हुआ करता था। लेकिन अब लद्दाख ने इतना एरिया कवर कर लिया है, जिसकी वजह से लद्दाख हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी बन गया है। और इसी के साथ साथ लद्दाख में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िले दिख रहे होंगे, एक ये लेह और दूसरा ये कारगिल। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िले हैं हमारे लद्दाख में। एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और जिसमें कि सबसे कम ज़िले कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िले हैं। चलते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। इसमें सीमा जो साझा कर रहे थे, अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान जो सीमा साझा करता है वो इधर से सीमा साझा करता है, इधर से, यहाँ से अफ़गानिस्तान सीमा साझा करता है फ्रेंड्स। यहाँ से ये पाकिस्तान इधर से सीमा साझा करता है, और इधर चीन हमारी सीमा साझा करता है, और इधर तिब्बत है जो कि चीन के आधिकारिक है।
यहाँ पर तिब्बत, इधर से तिब्बत सीमा साझा करता है जो कि अभी चीन के अधीन है। अफ़गानिस्तान इधर से, पाकिस्तान इधर से चीन, और इधर से तिब्बत जो कि चीन के अधीन है। ये पड़ोसी देश हैं जो कि लद्दाख के साथ सीमा साझा करते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, तिब्बत जो कि चाइना के अधीन है। अब चलते हैं आगे के पॉइंट पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। गाडविन आस्टिन, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख में। आपको ये दिख रहा होगा चोटी, ये चोटी, ये K2 चोटी, ये लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, किंतु ये अभी विवादित जगह पे है। जब ये जम्मू कश्मीर का एरिया हुआ करता था तो ये POK, पाक अधीनस्थ कश्मीर में पड़ता था। इस वजह से कई बार एग्ज़ाम में इसको सबसे ऊंची चोटी ना मानकर कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता था, जो कि सिक्किम राज्य में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? जो कि सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा, उसको भारत की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये विवादास्पद जगह पर है, POK में है। इस वजह से कई बार उसको भी माना था। लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर ऑप्शन में K2 होगा तो सबसे पहले आप K2 टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में K2 नहीं मिलता है तब हमारी सेकेंडरी चॉइस बनती है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 82,611 मीटर। 82,611 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है फ्रेंड्स। कितनी ऊंचाई है? 82,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन के नाम से। इसके दो नाम है, गाडविन आस्टिन या फिर K2 भी बोला जा सकता है इसको। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर ऑप्शन में K2 रहेगा तो आप K2 के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में K2 नहीं होता है तो आप कंचनजंगा, सिक्किम राज्य, वो क्लिक करेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यहाँ पर हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ये हिम तेंदुओं के लिए, हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। ये इमेज में दिख रहा होगा, हिम तेंदुआ इस टाइप का होता है। और ये आप बोर्ड लगाए हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक ऊंचाई में ये राष्ट्रीय उद्यान है पूरे वर्ल्ड में। इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है? ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। यहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हमारे भारत में सिर्फ एक ही जगह हिम तेंदुए पाए जाते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? वो लद्दाख में पाए जाते हैं। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पॉइंट काफ़ी चर्चा में रहता है, ये देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि हमारे भारत के जवान -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है वो सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। और इसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ता है कि वहाँ के जो कई सारे जवान जो सेना में होते हैं और वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी सारी बीमारी हो जाती है। कुछ हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, और कई के तो माइंड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर आपको मैप में दिख रहा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब ये लद्दाख क्षेत्र में आता है, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र कुछ इस तरह से है। लद्दाख क्षेत्र मैप में इस तरह से है, और ये जम्मू कश्मीर इतना है। तो ये लद्दाख में आता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पहले ये क्वेश्चन बनता था कि ये जम्मू कश्मीर में था। पहले सियाचिन ग्लेशियर जो था वो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब इसका आंसर चेंज होकर क्या हो गया फ्रेंड? अब लद्दाख हो गया। इस वजह से ये पॉइंट बताने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि
कई लोग इसको गलत टिक कर देंगे, क्योंकि सभी ने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है तो बहुत सारे आंसर इसके चेंज हुए हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं और समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ये भी लद्दाख में है, जो कि एलओसी के पास स्थित है। इस स्थान पर भारतीय सेना का 1984 से नियंत्रण है। कब से नियंत्रण फ्रेंड? 1984 से। बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये जो पीओके में आता है, पाक अधीनस्थ कश्मीर में, यहाँ पर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये फ्रेंड्स आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर अक्साई चीन के पास आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ज़्यादा हॉट पहुँच हो गया, फिर से करता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसको बोलते हैं एलओसी, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अक्साई चीन के पास आपको जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है फ्रेंड। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। तो LOC के पास स्थित इस स्थान पर भारतीय सेना का 1984 से नियंत्रण है। कब से नियंत्रण है फ्रेंड? 1984 से। लेकिन कुछ ये भी इतिहास में सुनने को मिलता है कि जहाँ पर ये पाकिस्तान का कब्जा है, पाक अधीनस्थ कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए, चीन से कई सारी आर्थिक मदद लेने के लिए ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये चीन को उपहार के तौर पर दे दिया है। लेकिन हम अभी भी इसको अपना मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी है उसको कोई दूसरा उपहार के तौर पर किसी को नहीं दे सकता है। इस वजह से जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हिस्सा लद्दाख में है। अगला पॉइंट कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। अगर बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो जो हमारा ग्लोब होता है, इस प्रकार का जो ग्लोब होता है, उसमें दो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो अगर इन ध्रुवीय क्षेत्रों की बात छोड़ दें तो दूसरा सबसे बड़ा हिमानी क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, माइनस में पहुँच जाता है टेम्परेचर, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर। अगर ये दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है तो पहली क्या है? तो प्रथम कहाँ पर है फ्रेंड? तजाकिस्तान में है। प्रथम सबसे बड़ी हिमानी ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर, ये पॉइंट याद रखना, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, या अगर बात हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ना करें, तब प्रथम सबसे बड़ी हिमानी तजाकिस्तान में है और दूसरी सबसे बड़ी हिमानी हमारे भारत के लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सी फ्रेंड? सियाचिन ग्लेशियर है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चीज़ें जो आप मैप के थ्रू देख के समझते हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाती हैं, फिर आप उनको भूलते नहीं हैं। इस वजह से मैं आपको मैप के थ्रू काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बताया था हिस्सा कि ये इतना लद्दाख का हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से ये अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर साथ ये पाकिस्तान है, ये चाइना है और ये तिब्बत है। ये बता चुका था। अफ़गानिस्तान कहाँ पर है? ये ऊपर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोलीय वेधशाला की बात करें तो दक्षिण पूर्वी लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित है फ्रेंड्स। कहाँ पर स्थित है? लेह के निकट हानले में स्थित है। प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु यह विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का नाम क्या है? तो भारतीय खगोलीय वेधशाला। भारतीय खगोलीय नाम से भारतीय खगोलीय वेधशाला तो कहाँ पर है? हमारे भारत में है। और भारत में पूछा जाए कहाँ पर है तो लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में विश्व की सबसे ऊंची भौतिकी वेधशाला है। यह प्रकाश तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु है। किसके हेतु है? प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत की खगोलीय वेधशाला लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है वो किसके हेतु है? तो प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु। प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु। ये आपको जो इमेज दिख रहा है ये उस वेधशाला की, ऑब्जर्वेटरी की एक इमेज है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित फ्रेंड। कहाँ पर स्थित है? हानले में स्थित है। आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं आगे पॉइंट पे। एक एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करने हैं और जितने शॉर्ट नोट आप अपने आप से बना सकते हैं उतने शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि जो नोट आप अपने हाथों से शॉर्ट नोट बनाते हैं फिर आप उनको बहुत कम समय में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है हेमिल गोम्पा बौद्ध का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। बात करें हेमिल गोम्पा, ये हेमिल गोम्पा क्या है, जैसे कि अभी लद्दाख में हमने बताया था हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस हाई एल्टीट्यूड जो नेशनल पार्क था, उसी हिसाब से हेमिस के नाम से हेमिस गोम्पा बौद्ध का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। लद्दाख का विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव जून महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? जून के महीने में मनाया जाता है। और इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण मुखौटा नृत्य होता है। क्या होता है? मुखौटा नृत्य। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको देख रहे होंगे लोग मुखौटा लगाएं, मास्क लगाएं, तो ये जो मुखौटा नृत्य है यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। हेमिस गोम्पा जो तिब्बत साइड जो दलाई लामा रहते हैं, दलाई लामा किस प्रकार के एक हट टाइप के रहते थे, आपने देखा होगा कई बार इमेज वगैरह में कि दलाई लामा जो रहते थे तो वो एक हट टाइप का ऐसा बना होता था, ऐसा कुछ ऐसा हट टाइप का बना होता था, वहाँ पर दलाई लामा जिस रहते थे। तो ये तिब्बत की कुछ संस्कृति है जो कि हमारे लद्दाख में देखने को मिलती है, नेचुरल ब्यूटी है, काफ़ी अच्छा लगता है, आकर्षण का केंद्र है। तो जो हेमिस गोम्पा है ये बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। और ये सबसे बड़ा जो धार्मिक संस्थान है कहाँ पर है? ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में है। और लद्दाख का विश्व हेमिस गोम्पा उत्सव जून महीने में मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? जून के महीने में मनाया जाता है। और इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण मुखौटा नृत्य है। इसका प्रमुख आकर्षण क्या है? मुखौटा नृत्य इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र बनता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। ये वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चन सीधे सीधा पूछ दिया जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको देखना है, माइंड में बस जाएगा। इमेज के थ्रू आप कोई भी चीज़ देखते हैं वो आपके माइंड में बहुत जल्दी बस जाता है। इस वजह से हर चीज़ की जितनी कोशिश हो सकती है, हर चीज़ की मैं इमेज यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये याक है फ्रेंड, ये याक है और ये भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में देखने को मिलता है। भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में ये याक देखने को मिलते हैं। तो याक इन लद्दाख। और लद्दाख में दो कुबड़ वाले ऊँट भी देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है? दो कुबड़ वाले ऊँट हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? लद्दाख में देखने को मिलते हैं। दो कुबड़ वाले ऊँट लद्दाख में देखने को मिलते हैं। और ये याक ये भी लद्दाख में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट ऑपरेशन विजय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन विजय। और ये हमारे भारतीय सेना के लिए बहुत ही गौरव का दिन था। ऑपरेशन विजय कई जाने गई, कई जवान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार हमने वो कर दिखाया जो शायद ही विश्व में कोई थल सेना कर सकती थी। आइए जानते हैं ऑपरेशन विजय क्या था। बात करें अगर ऑपरेशन विजय की तो कब था ये? 26 जुलाई 1999 को ये हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 26 जुलाई 1999 को हुआ था। और इसी दिन 26 जुलाई को हम लोग हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? विजय दिवस के रूप में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल, और ये हुआ कहाँ था फ्रेंड्स? कारगिल में। ये आपको दिख रहा है कारगिल। कारगिल कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 में युद्ध हुआ। कब कब युद्ध हुआ? 1947, 1965 और 1971 में युद्ध हुआ। और 1999 में तो यहाँ परमाणु युद्ध तक का खतरा हो गया था। परमाणु युद्ध तक का खतरा हो गया था। अब ये इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये किस प्रकार युद्ध हुआ। बात करें कारगिल की तो यहाँ पर जो ये आपको LOC दिख रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान की सेना थी। LOC है तो यहाँ पर पाकिस्तान अपनी सेना तैनात किया रहता है और भारत यहाँ पर अपनी सेना तैनात किए रहता है। लेकिन जब मौसम आता है सर्दियों का तो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो वहाँ पर बॉर्डर पे बने रहना, कारगिल की पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं तो वहाँ पर बने रहना, तो काफ़ी दोनों सेनाओं को काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत हो रही थी। तो एक समझौता हुआ था पाकिस्तान के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे और अपने हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये समझौता हुआ था समझौता ये स्वीकार हुआ था कि सर्दियों के महीनों में दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश देंगे। सर्दियों का जब महीना होगा तो दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश देंगे और जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं फिर से दोनों सेनाएं आकर अपना अपना मोर्चा संभालेंगी। तो ये एक समझौता हुआ था, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो और जैसा कि हमारा भारत एक शांतिप्रिय देश है, उसने समझौते का पालन किया
सर्दियों का महीना आया, आदेश दिया गया, भारतीय सेना पीछे हटी। दिखावे के लिए पाकिस्तान की सेना भी उस समय पीछे हटी, लेकिन वो तुरंत पीछे हटकर तुरंत वापस आई और इन्होंने कारगिल पर, जहाँ पर हमारा अधिकार है, हमारी जगह है, एक्चुअली में है तो ये पूरी जगह हमारी, लेकिन वो अभी जो पाकिस्तान के अधीन है उसको छोड़ के जो एक्चुअल में हमारी जगह है वहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने अपनी चौकियाँ बना ली। सर्दियों का महीना ख़त्म हुआ, हमारे जवान जब मोर्चा संभालने के लिए वापस गए तो देखा वहाँ पर पाकिस्तानी सेना पहले से तैनात थी। तो इस वजह से ये युद्ध हुआ, क्योंकि ये हमारी जगह कारगिल में LOC तक तो ठीक थे, आप आ गए थे, वो आपको दे भी दिया गया था, लेकिन कहीं पर इसको लिखित रूप से नहीं दिया गया था कि LOC उधर का हिस्सा पूरा पाकिस्तान का है। लेकिन अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ठीक है, जब स्थिति हमारे अनुकूल आएगी हम कभी भी ये चीज़ वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी खुद की जगह है। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब यहाँ पर युद्ध हुआ। और युद्ध कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर भारतीय सेना ने जो साहस का काम किया, पूरे विश्व ने, अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भारतीय सेना की तारीफ़ की कि शायद ही विश्व की कोई ऐसी थल सेना होगी जो इतना साहस दिखाकर इस प्रकार के युद्ध को जीत सके। क्योंकि ऊपर चोटी पर पाकिस्तानी सेना तैनात थी और नीचे से सारे रास्तों पर उनकी नज़र थी, हमारे भारतीय सेना को ऊपर जाने का कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा था। तो कारगिल की पहाड़ियों पे पीछे एकदम खड़ी चोटी हुआ करती थी, जिसमें से चढ़कर कुछ जवान गए और उनकी बंकर को नष्ट किया और फिर से वहाँ पर हिंदुस्तानी झंडा लहराया। तो काफ़ी साहस का काम था ये, और इस वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। 26 जुलाई को ये पूरा हुआ। 26 जुलाई को इस वजह से हर साल हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध पर एक मूवी भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट मूवी, ऋतिक रोशन द्वारा निर्धारित है मूवी है। चलते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे कि ऑपरेशन विजय कहाँ हुआ था, कारगिल में हुआ था, कारगिल कहाँ पर है, लद्दाख में है, और क्यों हुआ था, इसकी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी है। कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को। ईयर इंपॉर्टेंट है 1999। और पूछा गया विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। ये कारगिल की ये चोटियाँ हैं, ये आसपास जो चोटियाँ दिख रही हैं आपको, ये कारगिल की चोटियाँ हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर बना लिए थे, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं, जिस वजह से ऊंचाई से ऊंट सारे रास्तों पर नज़र रखे हुए थे और भारतीय सेना को जाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। ये अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत जो कि चाइना के अधीन है, जी जम्मू कश्मीर है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लेह मनाली मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अगर बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग की, तो वो है लेह मनाली मार्ग। कौन सा है? लेह मनाली मार्ग। और ये किसने बनवाया था फ्रेंड्स? तो ये बनवाया था BRO, ब्रो हो गया ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म होता है इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO ने दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग बनवाया था। अब ये इसने क्यों बनवाया, NHAI ने क्यों नहीं बनवाया? तो जो कठिन रास्ते होते हैं और जिन पर सिर्फ सेना का काम होता है, इस लेह मनाली मार्ग पर जो हमारे ऊपर चोटियों में भारतीय सेना तैनात है, तो उनके लिए खाद्य सामग्री या फिर उनके लिए असलाह, कुछ भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो हम किस सड़क का इस्तेमाल करते हैं? लेह मनाली मार्ग का यूज़ करते हैं। और ये सेना के यूज़ के लिए सड़क है, इस वजह से BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनवाया था। मतलब सीमा सड़क संगठन नाम का एक संगठन है जिसने इसको बनवाया था, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, लेह मनाली मार्ग, और लद्दाख में है। अगला पॉइंट है लद्दाख मध्य एशिया से कारोबार का एक बड़ा केंद्र था। सिल्क रूट की एक शाखा लद्दाख से होकर गुजरती थी। पॉइंट है कि लद्दाख था वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से जो पहले सिल्क रूट था, तो ये लद्दाख एक रोड था, यहाँ से हर जगह इंपोर्ट होता था। मतलब ये एक बड़ा केंद्र था। यहाँ से जो रोड बने हुए थे, लद्दाख से होकर रोड बने हुए थे। अगर सिल्क रूट का कोई भी कुछ होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो
मोस्टली वो लद्दाख के होकर जाता था। इस वजह से ये पॉइंट है कि लद्दाख मध्य एशिया से कारोबार का बड़ा केंद्र था और सिल्क रूट की एक शाखा लद्दाख के होकर गुजरती थी। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ एक सीधा सीधा कॉरिडोर बना लिया है, जिससे अब इस रूट की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है। बात करें लद्दाख की मुख्य नदी की, तो लद्दाख की जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? सिंधु नदी। सिंधु नदी देखते हैं। सिंधु नदी ये यहाँ तिब्बत से ऐसे निकल के सिंधु नदी ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान जाती है। ये इंडस है, ये जो नदी गई है ये इंडस है, ये आई है तिब्बत से निकलती है। तो ये लद्दाख की प्रमुख नदी है। लद्दाख की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ से शुरू होती है और पूरा ये लद्दाख ख़त्म होता है। तो सिंधु नदी है, काफ़ी फैली हुई है लद्दाख में, तो ये लद्दाख की प्रमुख नदी है। और साथ ही इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जास्कर, श्योक, नुब्रा, शुरू और द्रास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु की ये सहायक नदियां हैं और छोटी छोटी नदियां हैं। लेकिन जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है, जो कहाँ पर है? लद्दाख में बहती है। लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ, जो लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? बेड़ा है, बोट है, ब्रोकपा है, द्रोकपा है और चंगपा है। ये आपको याद रखना एज अ फैक्ट कि लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? बेड़ा, बोट, ब्रोकपा, ड्रोकपा और चंगपा, ये लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट पांगोक सो या पांगोक झील। ये वर्ड जो लिखा है तो इसको झील बोलते हैं। तिब्बत भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं झील। इस वजह से पांगोक सो लिखा मिलेगा या फिर आपको पांगोक झील लिखा मिलेगा। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में। आप इमेज में देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये एकदम बढ़िया सा पहाड़ है, पहाड़ के बाद ये वहाँ से एकदम स्वच्छ झील है। तो हिमालय में एक झील है जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। कितनी फ्रेंड्स? 4500 मीटर, 4500 मीटर है। और यह 134 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 134 किलोमीटर लंबी है और भारत के लद्दाख क्षेत्र तक पहुँचती है। तो ये पांगोत्सो झील कहाँ पर है? लद्दाख में है। क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा कि पांगोत्सो झील भारत के कौन से राज्य में है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 4500 मीटर है और कितने किलोमीटर की लंबी है? 134 किलोमीटर लंबी है। आपने ये झील मूवी में देखा होगा, 3 इडियट मूवी में सबसे लास्ट में जो आमिर खान एरोप्लेन उड़ाने वाला जो सीन होता है वो इसी झील के किनारे वो सीन होता है, जिसमें आमिर खान एरोप्लेन उड़ा रहा होता है बच्चों के साथ। और एक मूवी है जब तक जान, उसमें शाहरुख खान जब इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म में होता है तब उसमें एक बार ये झील दिखाई जाती है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है इस झील का। अगला पॉइंट है मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। दो घाटियां हैं, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। ये इमेज है आपको मरखा घाटी और नुब्रा घाटी की, ये इमेज है, पहाड़ है ये देखिए। तो मरखा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और नुब्रा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। मरखा घाटी और नुब्रा घाटी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। सिंपल से क्वेश्चन है, वन लाइनर के तौर पे आपको याद करने। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। लद्दाख के बारे में हमने सारी जानकारी ली। लद्दाख में जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम जिले हैं, 2 हैं। लद्दाख में कारगिल है जहाँ पर ऑपरेशन विजय हुआ था। कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को। और 26 जुलाई को हर साल हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और लद्दाख में ही पांगोत्सो झील, भारतीय खगोलीय वेधशाला और लद्दाख में भी हम लोगों ने कई चीज़ें जानी। लद्दाख कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये था लद्दाख का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीवर स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जीवर स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।